So first of all, the diagram for your absolute ordering. This is the topic that types of group communication, types of GC मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. And among them there were 3 types I explained you. And the last type जो आपका third type था, that is your many to many. For this you studied the 3 types of ordering. Now I am explaining you the diagram for these 3 types. Okay. So here first of all, for absolute ordering, in the case of your absolute ordering, what happens here, suppose I am taking here the 3 notes first, second, and here the third note. Now suppose this is the sender 1 and this is suppose the sender 2, and in middle this is suppose the receiver 1. Now suppose that at the sender side 1, at the sender 1 there is a message which is prepared as, मैंने यहाँ पर message prepare किया है, that is suppose M1, M2, M3. There are 3 messages which is prepared in this form, M1, M2 and M3. M1, M2, M3, and at the sender side 2, I am taking like 2 messages, suppose M4 and M5. Now at the receiver side, in the case of absolute ordering, what happens here, the message M1 reach to the receiver node R1. After that message M2 after that the message M3, and also specify at the receiver side the name of these messages. ये आप मैसेज अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी सिस्टम में तो आप उसको इस तरह से ले सकते हैं, M1, M2, M3, M4, जितने भी आप मैसेजेस वहाँ पे शो कर रहे हैं. ओके, नाउ फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द सेंडर टू, सपोज द मैसेज इज रीचिंग एट नोड R1. So here is M4, and next to आपका मैसेज that will be arrive at your node R1. So also name here these messages. What are the name? That is M4 and this is your M5. क्लियर. सो इस तरह से आपको क्या करना है, 3 नोट शो करने हैं. आप चाहे तो सेंडर 1 भी यहाँ पे दिखा सकते हैं. इसमें मेन आपको शो क्या करना है कि मैंने आपको बताया था, इन द केस ऑफ योर एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग व्हाट हैपन्स, कि जो आपका डेटा है जो फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँचता है वो उसकी फॉर्म एग्जैक्ट ही होती है जैसा कि सेंडर ने सेंड किया है. ओके, द डेटा रिसीव्ड एट द रिसीविंग साइट विल बी इन द एग्जैक्ट फॉर्म एज द सेंडर सेंड्स. So for the case of your absolute ordering, always remember the term that is the exact. एग्जैक्ट डेटा आपका रिसीव किया जाता है द रिसीवर साइड. अब यहाँ पे क्या है आपका M1, M2, M3. जो आपका S1 है उसने क्या किया, अपने इसी फॉर्म में ही अपने मैसेज को प्रिपेयर किया है. पहले क्या हुआ है M1, आफ्टर दैट M2 की प्रिपरेशन हुई है, एंड आफ्टर दैट योर मैसेज M3.
सो क्या चाहता है सेंडर इन दिस केस कि आपका जो ये मैसेज है जस्ट बिल्कुल इसी एग्जैक्ट फॉर्म में ही रिसीवर साइड पर रिसीव हो. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू यूज़ अ कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग, बिकॉज इन दिस केस जैसा ही डेटा प्रिपेयर किया जाता है सेंडर साइड पे, सेम एज इट इज़ एग्जैक्ट डेटा आपका रिसीवर साइड पे रिसीव किया जाता है. तो यहाँ पे मैंने यहाँ 2 सेंडर्स शो किए हैं. S1 जो है उसका M1 M2 M3 मैसेज है जो इसी फॉर्म में रिसीवर पे आया है. इसी तरह से यहाँ पे S2 है उसका M4 एंड M5 मैसेज है जो एज इट इज़ एग्जैक्ट जो डेटा है वो यहाँ पे M4 M5 R1 पे रिसीव हुआ है. ओके, एंड सपोज ऑल दीज मैसेजेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि डिपेंडेंट अब ऑर्डरिंग करी क्यों जा रही है, क्योंकि ऑल दीज प्रोसेसेस मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, मस्ट वो डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर कि पहले आपकी क्या है M2 कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी M1 की एग्जीक्यूशन हो जाएगी ऑलरेडी. सो इस तरह से आप एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग को शो कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो था मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डरिंग, दैट इज़ अ कंसिस्टेंट वन. Now in the case of consistent ordering, see suppose I am taking here the 2 nodes, one sender and one receiver node. Suppose this is the sender S1 and this is the receiver R1. Okay, so now in this case first of all what you have to consider the message फ्रॉम द सेंडर साइड, उसकी क्या फॉर्म यहाँ पे ली जा रही है. तो मैंने यहाँ पे सपोज लिया है, इधर मैं ले लेती हूँ M2, M3, M4, 3 मैसेजेस लिए हैं. बट नाउ द नेम ऑफ दीज मैसेजेस इज M1 M2 एंड M2 M3 एंड M4. सो फ्रॉम हेयर फ्रॉम द सेंडर साइड योर डेटा, योर मैसेज विल बी रिसीव लाइक दिस. Here suppose M3, after that M4 and after that M2. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पे तो क्या था आपका एब्सोल्यूट पे कि एग्जैक्ट जो आपका फॉर्म थी उसी फॉर्म में आपका डेटा रिसीव हुआ रिसीवर पे. बट इन दिस केस इन द कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग मैंने आपको इसके लिए टर्म बताई थी सेम, कि जो आपका डेटा है जो सेंडर साइड पे सेंड किया गया है वो सेम ही डेटा आपका रिसीवर साइड पे रिसीव किया जाएगा. बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्टली दैट डेटा. तो एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या रिलेट करे कि आपका जैसे कंटेंट आया है यहाँ पे M3 का, M4 का और M2 का, वो कंटेंट्स तो आपके सेम ही होंगे जो सेंडर ने वहाँ पे उसमें उसको पुट किया, उस मैसेज में पुट किए हैं. बट जो उसकी जो ऑर्डरिंग है जैसे M2 M3 M3 जो ये फॉर्म इसने क्रिएट किए कि S1 सेंडर ने, वो एग्जैक्ट फॉर्म वहाँ पे नहीं होती. डेटा विल बी द सेम बट द फॉर्म जिस फॉर्म में उसने क्रिएट किया वो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको शो नहीं कर रही है. तो इन द केस ऑफ कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ये बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जैक्ट ही यूज़ करना है और उसके लिए आपको सेम ही यूज़ करना है. सेम इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेम डेटा आपका रिसीव होता है बट मे बी उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो. तो इसलिए मैंने यहाँ पे M2 M3 M4 ये फॉर्म दिखाई थी यहाँ पे. बट जो आपका रिसीविंग साइड पर रिसीव किया गया है वो पहले M3 पहुँचा है, फिर M4 और फिर आपका यहाँ पे क्या आया M2. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डरिंग इज़ व्हाट, लास्ट टाइप क्या होती है आपकी, दैट इज़ कैजुअल ऑर्डरिंग. See here what is the casual ordering. Casual ordering mainly for this, but you have to consider these are events based. All events are casually related with each other. So for this, suppose this is a sending node and this is your receiving node. Also name these nodes S1 and suppose this is your R1. Now here the message is prepared as suppose M3, M4. In this form your message get prepared at the sender side. Okay, now how will this message receive at the receiving side? तो कैसे वो रिसीव होगा यहाँ पे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल
So this is your message M4 and this is your message M3. सो इन द केस ऑफ दिस मैंने आपको बताया था कैजुअल ऑर्डरिंग के केस में क्या होता है कि जो आपके इवेंट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, दे आर कैजुअली रिलेटेड विद ईच अदर। और इन दिस केस अगर सपोज़ आपका पहले मैसेज यहाँ पे M4 अराइव हो गया, इसकी जो फॉर्म क्रिएट हुई थी भाई कैसे बनाया था, सेंटर साइड पे इसने M3 पहले और फिर M4, बट एट द रिसीविंग साइड क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका M4 मैसेज है वो नेटवर्क से पहले यहाँ पे अराइव हो गया R1 की साइड पे। अब क्या है कि यहाँ पे R1 के साथ M4 के साथ में डॉटेड लाइन क्यों स्पेसिफाई की है, क्योंकि अब क्या होगा कि ये जो M4 है यहाँ पे रीच तो हो गया, बट इसकी एग्जीक्यूशन जब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक कि आपका M3 अराइव नहीं हो जाता और M3 की एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती। तो इसलिए जो आपका प्रीवियस मैसेज है दैट इज़ M3 उसको एक सॉलिड ऐसे डार्क लाइन से दिखाया गया, क्यों कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो M3 जब आएगा पहले उसी की ही एग्जीक्यूशन होगी, देन आफ्टर दैट एट दिस पॉइंट एट द नेक्स्ट पॉइंट जो आपका M4 अराइव तो हो गया था उसको हम कहाँ डाल देंगे, बफर में, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो आपकी M3 के बाद में ही होगी। सो दिस इज़ व्हाट द कैजुअल ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं M4 अराइव्स बट इट हैज़ टू वेट फॉर M3. Now at this point here M1 arrives and get executed before M4, and here at the M4 you can write down now the execution of M4 takes place as M3 get execute। तो इस तरह से आपका कैजुअल ऑर्डरिंग में होता है। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इससे रिलेटेड, जैसे कॉलेज में आपका रोल नंबर वाइज हो रहा है फॉर्म फिलिंग, अगर आप पहले पहुंच जाते हैं 4 और 5 रोल नंबर तो उनकी फॉर्म फिलिंग नहीं हो सकती जब तक कि सेकंड और थर्ड रोल नंबर नहीं आ जाते। तो इस तरह से यहाँ पे भी कैजुअल ऑर्डरिंग में भी होता है कि अगर कोई मैसेज पहले पहुँच भी गया है बट उसकी जो एग्जीक्यूशन अब डिपेंड कर रही है प्रीवियस पे, तो वो वहाँ पे वेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका प्रीवियस मैसेज है वो पहले रिसीव किया जाएगा, अराइव होगा, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद ही जो आपका ये M4 है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? सो दिस इज़ द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डरिंग इन द एग्ज़ाम। आपको जो मैंने लास्ट टाइम इनके पॉइंट्स बताए थे वो भी बताने हैं, प्लस ये डायग्राम भी वहाँ पे ड्रॉ करने हैं, बिकॉज यू नो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंक्रोनाइजेशन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज डायग्राम्स। अभी मैंने नोट्स जो है यूनिट 2 के वो अपडेट नहीं किए, मैं अपडेट कर दूँगी तो आपको फिर गूगल क्लासरूम पे डाल दूँगी नोट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर इज सिंक्रोनाइजेशन। तो टॉपिक इज नेक्स्ट, जो आपका कम्युनिकेशन इन डोस है वो कंप्लीट हो गया आपका विद ऑल दिस डायग्राम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंक्रोनाइजेशन। सो नाउ व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? Yes, class 7 से can you tell me what is synchronization? Synchronization is what? It is a process of is what the coordination of you can mention here it is a
coordination of actions between processes. Okay, this is what the synchronization in general term. What we know the synchronization, it is what? It is the coordination of actions between processes. यानी कि if there are multiple processes which are executing over the network, then the coordination between these processes is termed as the synchronization. इसका मतलब क्या है? At some point there is a need that all the processes over the network must coordinate or must synchronize with each other. ओके कई बार क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है फॉर दैट देयर इज़ नो नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेसेस, बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है देन फॉर दैम एट सम पॉइंट हमें क्या ज़रूरत होती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे ओवर द नेटवर्क, उनकी एग्जीक्यूशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, एंड फॉर दैट डिपेंडेंस इन सभी प्रोसेसेस के बीच में काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर इन प्रोसेसेस के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस ओवर द नेटवर्क will not take place efficiently. Okay, so for that there is a need for coordination among processes. Clear? Now next here is there are two types of operations which can get executed over the network. So what are these operations? See here, types of operations. ये टर्म जो है आपने ये सुना भी होगा, एसिंक्रोनस, सेकंड जो है आपका जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज द सिंक्रोनस. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, टू टाइप्स, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, जिसके इन विच your processes are executed over the network. So first of all the asynchronous operation, in this case what happens, asynchronous के केस में क्या होता है, all the processes are executing independently of each other. जितने भी आपके processes हैं नेटवर्क पे, उनका आपस में एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो independently execute कर रहे हैं. Okay, so in the case of asynchronous the processes are executing independently of each other. Okay, in this case the execution of one process will not affect the execution of another process. जैसे कि इन द एग्ज़ाम, जब आपके ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मली क्या है कि आप क्या है अपना सब इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, आंसर्स करते हो, इसका किसी एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं होता है. ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे भी होता है. नेटवर्क पे जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उनके पास अपने ओन रिसोर्सेज अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन एग्जीक्यूट, एंड आल्सो देयर एग्जीक्यूशन विल नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस ओवर द नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट केस दैट इज सिंक्रोनस, जो मैंने अभी आपको बताया है. फॉर दिस देयर इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो व्हाट इज द सिंक्रोनस ऑपरेशन? इन दिस प्रोसेसेस, this type processes need to cooperate or synchronize for the execution. It means here the processes are dependent
on each other. क्लियर. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ओके जो आपके नेटवर्क पे यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस. कई बार क्या होता है समटाइम्स आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन यूज़ होता है. वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन क्या है जिसमें कि प्रोसेसेस सब इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर दें और उनका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ता है. सेकेंड इज़ द सिंक्रोनस ऑपरेशन. इन दिस these are the applications for which all the processes must need to cooperate or synchronized and all these are dependent on each other for their execution. Now next thing is the need of synchronization. Why there is a need of synchronization over the network? First of all, it is needed for the concept of your mutual exclusion. And second thing, it is needed for the system which uses the event ordering for the execution of their processes. Because of these two concepts we need what the synchronization. Okay, now come up to the mutual exclusion concept. First of all, the mutual exclusion. Now what is mutual exclusion? In this what happens, there is a shared resource. एक आपका क्या होगा यहाँ पे shared resource होता है and many number of processes, बहुत सारे processes want to execute that or want to access that shared resource at the same time. अब आपको पता है कि सेम टाइम पे हम उस शेयर रिसोर्स को सबको नहीं प्रोवाइड करा सकते. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड दैट शेयर रिसोर्स टू ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम. बट यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस है उन्होंने अपनी नीड दी है कि दैट दे वांट टू एक्सेस दैट शेयर रिसोर्स एट द सेम टाइम. तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंसेप्ट. तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीडेड for this, there is a need of, first is the critical section code and second here is the term mutex. Okay, so suppose for the mutual exclusion, suppose in a system there are 4 processes named as your P1, P2, P3, P4. 4 processes. There are 4 processes and they are want to access the shared resource at the same time. Okay, now but this is what your assumption, but there is a condition. यहाँ पे condition क्या होती है आपके पास, that only one process can access the shared resource at the same time. Clear? Now for this, first of all, for explaining this mutual exclusion, you need to know about the critical section code and the mutex. Now what happens here, अब suppose यहाँ पे कोई भी आपका प्रोसेस है P1. अब P1 को क्या करना है, शेयर रिसोर्स को एक्सेस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है यहाँ पे, देयर इज़ अ एंट्री कंडीशन, उसको बोलते हैं एंट्री सेक्शन.
आफ्टर दैट सपोज देयर इज अ CSC means critical section code, and after that there is a exit section. ओके, नाउ सपोज आपके 4 प्रोसेसेस अराइव हुए सिस्टम में टू एक्सेस दैट शेयर रिसोर्स एट द सेम टाइम, बट सेम टाइम पे हम उसको नहीं असाइन कर सकते वो शेयर रिसोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो आपका पहला प्रोसेस है P1 को क्या किया जाएगा, वो एक्सेस दिया जाएगा। अब एक्सेस कैसे दिया जाएगा, P1 यहाँ पे अराइव हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ आएगा, उस एंट्री सेक्शन में। विद द हेल्प ऑफ दिस एंट्री सेक्शन जो P1 है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड में। लिखा है ना यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल P1 एंटर्स इनटू इट्स एंट्री सेक्शन, आफ्टर दैट अगर उसको परमिशन मिलती है तो वो कहाँ एंटर करता है, अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड के अंदर। अब क्रिटिकल सेक्शन कोड क्या होता है, इट इज़ अ कोड सेगमेंट। व्हाट इज़ अ क्रिटिकल सेक्शन कोड, इट इज़ अ कोड सेगमेंट which is used by a program, or you can say by a process who is accessing the shared resource। ये क्रिटिकल सेक्शन कोड क्या है, वो कोड सेगमेंट जो कि आपका एक प्रोसेस यूज़ करता है जो कि एक्सेस करे एट दिस टाइम द शेयर्ड रिसोर्स। तो वेन एवर अ प्रोसेस वांट टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ आता है, अपने एंट्री सेक्शन में। एंट्री सेक्शन से अगर परमिशन उसे मिलती है तो वो कहाँ आ जाता है, अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड में, जहाँ पे कि वो अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर दैट जब भी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड में आ जाता है, एट दिस पॉइंट कोई भी प्रोसेस क्या जनरेट करता है, एक म्यूटेक्स जनरेट करता है। म्यूटेक्स विद अ यूनिक नेम। जो म्यूटेक्स यहाँ पे जनरेट किया जाता है इट हैज़ इट्स यूनिक नेम, और वो म्यूटेक्स क्या होता है, लॉक हो जाता है वेन एवर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस सपोज P1 आपका उसके क्रिटिकल सेक्शन कोड में है। तो अब वो म्यूटेक्स क्या है, कब तक की लॉक रहेगा, जब तक आपके प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। जितने टाइम के लिए उसको उस शेयर रिसोर्स को एक्सेस करना है, जब तक कि वो उसको एक्सेस नहीं कर लेता, अपना वर्क जो है उससे रिलेटेड शेयर रिसोर्स से रिलेटेड वो कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक उसने जो म्यूटेक्स जनरेट किया है वो म्यूटेक्स लॉक रहता है। ओके क्लियर। तो म्यूटेक्स लॉक रहेगा। म्यूटेक्स लॉक होने से जो आपका सिस्टम है उसे पता लगेगा कि अगर आपका कोई और प्रोसेस आता भी है आपके शेयर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए तो उसे वो परमिशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक प्रोसेस है जो कि शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है। और वो कैसे पता लगता है, विद इट्स म्यूटेक्स, क्योंकि म्यूटेक्स उस टाइम पे क्या रहता है, लॉक रहता है। अब जैसे ही सपोज प्रोसेस P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, देन आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जीक्यूशन होने के बाद अब आपका जो प्रोसेस P1 है वो क्या कर देगा, अपने म्यूटेक्स को अनलॉक कर देगा और वहाँ एग्जिट सेक्शन से वो क्या हो जाएगा, उस सिस्टम से, उस अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड से बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो अब जैसे ही अब सिस्टम को पता लगेगा कि प्रोसेस P1 ने क्या किया है, अपने म्यूटेक्स को अनलॉक कर दिया, इट मीन्स कि उसकी जो एग्जीक्यूशन थी रिलेटेड टू वो शेयर रिसोर्स वो कंप्लीट हो गई है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका प्रोसेस P2, उसको एंट्री दी जाएगी कहाँ पे, उसके क्रिटिकल सेक्शन कोड में। तो इस तरह से टर्न वाइज जो आपके प्रोसेसेस हैं वो अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड में आते हैं। एंड क्रिटिकल सेक्शन कोड में आने के बाद वो प्रोसेस क्या करते हैं, अपना म्यूटेक्स जनरेट करते हैं विद अ यूनिक नेम और उस म्यूटेक्स को लॉक कर देते हैं। और वो लॉक कब तक रहता है, जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। उस लॉक का क्या बेनिफिट है कि अगर वो अपने म्यूटेक्स को लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली कोई और प्रोसेस उस टाइम पे उस शेयर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एग्जीक्यूशन वो शेयर रिसोर्स को रिलीज़ कर देते हैं और अपना जो म्यूटेक्स है उसको अनलॉक कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जिट सेक्शन वो बाहर आ जाते हैं। तो इसकी हेल्प से जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपके क्यू में, वो नेक्स्ट प्रोसेस को फिर उस एंट्री दी जाती है फिर से उस क्रिटिकल सेक्शन कोड में। तो इस तरह से आपका जो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं उनको शेयर्ड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसकी कंडीशन रहती है क्या कि हम एक टाइम पे नहीं दे सकते, हम उनको डिफरेंट टाइम पे देंगे, जिसके लिए वो दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। और दो क्या होता है आपका, एक तो क्रिटिकल सेक्शन कोड आपको याद रखना और दूसरी थिंग द म्यूटेक्स। क्रिटिकल सेक्शन कोड क्या है, वो कोड सेगमेंट जिसमें कि आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन चलती है रिलेटेड टू द शेयर्ड रिसोर्स। और म्यूटेक्स क्या है कि वो जनरेट करता है कोई भी प्रोसेस जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड में आ जाता है और उसको वो लॉक करे रखता है। कब तक, जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वो उस अपनी म्यूटेक्स को अनलॉक कर देता है।
क्लियर, तो सो दैट जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम शेयर रिसोर्स दे सकें। सो दिस इज़ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो फॉर दिस कंसेप्ट देयर इज़ अ नीड ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन and after that there is a term that is next concept, that is event ordering. Event ordering is simple, just it is clear I think with the name। अभी जो मैंने आपको डायग्राम्स बताए थे लास्ट कैजुअली रिलेटेड, जिसमें क्या था कि उसमें क्या है कि जो आपके मल्टीपल मैसेजेस है और यू कैन से द डेटा जो है आपका वो डिपेंड कर रहा है, ऑल द डेटा आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब सपोज़ वहाँ पे मैंने 2 मैसेजेस सेंड किया था, तो जैसे M4 पहले अराइव तो हो गया था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन हम नहीं कर सकते थे जब तक कि M3 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट दैट रिलेट्स टू योर इवेंट बेस्ड सिस्टम। सो फॉर द इवेंट बेस्ड सिस्टम आल्सो इवेंट ऑर्डरिंग सिस्टम आपकी क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन प्रोसेसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो या तो आपकी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन सही तरह से नहीं हो पाएगी या फिर आपका पूरा जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो सेकेंड इज देयर इज अ नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन इज फॉर द इवेंट ऑर्डरिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम all the events are related to each other and events are numbered and also executed in some order. An event, for this an event cannot be executed until the execution of event on which इट डिपेंड्स, कि आपकी एक इवेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है जब तक कि उस इवेंट की एग्जीक्यूशन नहीं हो गई है जिस पे वो डिपेंड करती है। सिंपल है ये, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर आर इवेंट्स लाइक इवन आफ्टर दैट इन दिस सिस्टम देयर इज इवेंट E2, दैट इवेंट E3, सपोज इवेंट 4। सो 4 इवेंट से आपका क्या होता है, एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस की। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्डर होगा पर्टिकुलर कि पहले क्या है आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम पे ऐसा नहीं है कि E2 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, E2 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि आपकी E1 नहीं होगी। इसी तरह से E3 आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक E2 नहीं होगी, एंड लाइक दिस आल्सो इवन E4 आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक E3 नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट द इवेंट ऑर्डरिंग सिस्टम। सो फॉर दीज 2 कंसेप्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड इवेंट ऑर्डरिंग आपके सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन ओवर द नेटवर्क इज़ वेरी एसेंशियल so that the execution of processes must take efficiently. Okay, now second thing is here, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, for the synchronous operation what you need। अब क्या होना चाहिए जब भी आपका synchronous operations होते हैं over the network, so there is a need of clock, क्योंकि synchronization किसकी हेल्प से दी जाती है, with the help of clocks। Okay, in each and every system आप वैसे भी देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो इवन, तो उन सब में क्या होता है अपना एक पर्टिकुलर टाइमर होता है, टाइमिंग होती है, और वो टाइमिंग आपके इस फ़ोन में या सिस्टम में वो सेट होती है। तो वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ क्लॉक है जो कि हर एक सिस्टम में ऐड की जाती है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगी एंड आगे जो है हम वो कल करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बिटवीन प्रोसेसेस। ओके, ओवर द नेटवर्क देयर इज़ ए नीड दैट प्रोसेसेस मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है उसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। और वो आपका जो ऑपरेशन है मेनली आपके नेटवर्क पे ज़रूरी नहीं है कि वो सिंक्रोनस ही हो, वो एसिंक्रोनस टाइप में भी हो सकता है। 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस जिसमें कि प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं ओवर द नेटवर्क एंड आल्सो दे नीड नॉट टू डिपेंड ऑन ईच अदर, उनकी एग्जीक्यूशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। बट सिंक्रोनस के केस में उनको इफेक्ट भी करती है एक की एग्जीक्यूशन दूसरे को, और उनको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। नाउ रिमेंबर दैट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिक, जिसमें पूछा जाता है
2 मार्क्स या 3 मार्क्स है, तो उस केस के लिए आपको याद रखना है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन कहाँ यूज़ होता है, किस क्या ज़रूरत होती है इसके लिए। तो फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड फॉर इवेंट ऑर्डरिंग के लिए आपका सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिंपल है, जिसमें कि जस्ट एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को अलाउ होता है कि वो शेयर रिसोर्स को एक्सेस करें। सो फॉर दिस देयर इज़ अ लॉजिक, क्या लगाया जाता है यहाँ पे, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन कोड एंड एग्जिट सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कोड में उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है और एट दैट टाइम वो अपना म्यूटेक्स जनरेट कर लेता है और म्यूटेक्स को लॉक कर देता है, और वो अनलॉक कर देगा कब, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट द इवेंट ऑर्डरिंग सिंपली है कि जिसमें इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड है, जो आपकी एक पर्टिकुलर इवेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि उसकी प्रीवियस इवेंट जिस पर वो डिपेंड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ओके, एंड नाउ फॉर द सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट द क्लॉक्स, कि हर एक सिस्टम पे ओवर द नेटवर्क देयर इज़ अ अटैच क्लॉक। क्या कितने आपके थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हो गए, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम हो गए, और हर एक सिस्टम पे तो आपको भी पता है कि सब में क्या होता है, अपनी एक क्लॉक होती है, अपना एक टाइम होता है। तो ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन ओनली आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है ओवर द नेटवर्क वो हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है रिलेटेड वो नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन आपका किस टाइप से होता है, क्या उसका एल्गोरिथम है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ आई विल टेक द अटेंडेंस। ओके, नाउ एक सिंगल स्क्रीनशॉट में ही आ जाएगा आपको।